हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितिका एंड आज की जर्नी फिर से शुरुआत होती है एक मोटिवेशन थॉट के साथ, और वो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। एंड मैंने अपना लास्ट व्लॉग की एक पिक आपके साथ यहाँ शेयर कर दी है। एंड आज की जर्नी की शुरुआत होती है मेरी मैगज़ीन नो मेरी करंट अफेयर्स से। सो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। सो चलते हैं इस व्लॉग में। मैं अपने जो डेली बुक्स को रीड करती हूँ उनके साथ उनके रिवीजन को करती हूँ। तो रिवीजन के लिए मुझे नोट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो नोट्स के लिए मैंने अपने जो टॉपर्स नोट्स हैं वेबसाइट से, उनसे कुछ सैम्पल नोट्स थे उनको डाउनलोड किया, और उन्हीं में से मैं उन नोट्स को जो कंप्लीट कर रही हूँ उसके बाद मैं इनका रिवीजन करती हूँ। सो इन नोट्स को कंप्लीट करते करते मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के टिप्स प्रोवाइड करना चाहूँगी। सो आपको किस तरीके से एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी में कौन कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी में आपको 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी कम्प्लीटली कवर करनी है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री और एक 11th 12th की होती है आर्ट एंड कल्चर की अलग से बुक। सो ये सभी बुक्स आपको अच्छे से कवर करनी है। बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत से टीचर्स भी हैं फेमस जिन्होंने कहा है एनसीईआरटी को घोट के पी लो। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। अब वो कैसे पढ़नी है मैं भी आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, आपको उल्टा चलना होगा। बेसिकली बच्चे 6th से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, बट नहीं, हमारे को 6th से नहीं करना है, बिकॉज़ हम अभी ग्रेजुएशन में आए हैं, या ग्रेजुएशन में आए हुए हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे। सो हमें उल्टा चलना है, हमें 12th से हमारी एनसीईआरटी को कवर करना है। उससे क्या है ना, हमें याद रहता है कि हाँ, हमने 12th में जो पढ़ा था वो हमें याद है। तो हम धीरे धीरे पीछे की चीज़ को याद करते हैं ना, तो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाती है। सो सबसे पहले हमारे को 12th की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करनी होंगी। वो हमारी पहले से याद हुई होती हैं, सो हमें और वो ब्रेन में अच्छे से कंज्यूम हो जाती है। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आप 12th के बाद 11th के बाद 10th के बाद 9th, ऐसे करके आप 6 तक की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपने सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार सभी एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना है। अगर आप चाहते हो उनके नोट्स बनाना तो आप नोट्स बना सकते हो। सो ये देखो, मेरी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें बिल्कुल सार संग्रह है, सभी एनसीईआरटी के टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, और ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल जी की। सो ये मेरे पास है, इससे मैं अपने बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर लेती हूँ। और मैंने अपनी एनसीईआरटी रीड कर ली है, बट मैंने ना टारगेट बनाया कि क्यों ना हर डेली एक एनसीईआरटी बुक को साथ लेके रीड करूँ। उससे क्या है ना, मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके बाद मैंने अपनी मैगज़ीन स्टार्ट की लास्ट मंथ की, बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट थी। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा था, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स थी। तो उन सबको मैंने नोट डाउन किया। इन सभी के बाद मैंने इन सबको रिवाइज़ भी किया। सो ये सब नोट डाउन करने के बाद मैं आगे अपनी रिवीजन के स्लॉट पर जाऊँगी। सो एनसीईआरटी के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि आप किस तरीके से कैसे उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप एनसीईआरटी कवर कर लो, फिर आप रेफरेंस बुक्स के बारे में जानो, रेफरेंस बुक्स लाओ। अगर आपको रेफरेंस बुक्स का व्लॉग अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो व्लॉग बनाऊंगी। एंड उसके लिए भी मैं आपको दोबारा से टिप्स दे देती हूँ। आपके पास सबसे पहले सिलेबस की बुक होनी चाहिए। सिलेबस की बुक में ना, आप सिलेबस की बुक विज़न IAS, दृष्टि IAS किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते हो, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, या दुकान से ले सकते हो। वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसमें पूरा सिलेबस दिया होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ना अपना ऑप्शनल भी चूज़ करना होगा कि आप ऑप्शनल क्या रखना चाहते हो। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, एंड मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है। सो मुझे ज्योग्राफी मेरे लिए परफेक्ट लगी, तो मैंने ज्योग्राफी को चूज़ किया। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो स्ट्रॉन्ग लेवल के लिए सब्जेक्ट है, आपका स्टेमिना क्रिएट करता है, ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो और उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो।
सो स्टडी सिलेबस के लिए स्टडी तो होगी, उसके बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बनाओ और उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो। इसके बाद न्यूज़पेपर डेली अप टू डेट होने चाहिए। आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो या कोई एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हो जो कि आपके लिए सही रहेगी। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, उनको समझने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए जिनसे आप प्रिपरेशन कर सको। अभी मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टडी किया, न्यूज़पेपर से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन किया, बट आज कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, सो मॉर्निंग में मैंने कर लिया था जितना था। इसके बाद मुझे रिवीजन का स्लॉट पूरा करना था, मैंने अपने रिवीजन को परफेक्टली टाइम दिया। और वैसे आज का पूरा व्लॉग मेरा रिवीजन का है, बिकॉज रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और वो हमारे बिल्कुल ब्रेन में कंज्यूम नहीं हो पा रहा, अच्छे से हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है। सो आप देख पा रहे होंगे 4:30 बजे उठने का क्या वो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो उसको आप एक बार ज़रूर से पढ़ना। एंड इसके बाद मैंने अपने जो करंट अफेयर्स उनको अच्छे से रिवाइज़ किया। एंड आई विल शेयर वन थिंग फॉर यू, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइस, कंटिन्यू स्लीप विथ योर ड्रीम्स एंड वॉक अप एंड चेस योर दैम। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने ड्रीम को कंज्यूम करके अच्छे पेशेंस के साथ उसे कवर करना चाहते हैं, उसे फॉलो करना चाहते हैं, उसे गेन करना चाहते हैं। सो आपको अर्ली मॉर्निंग या अपने ड्रीम के लिए तो उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सोते हुए सपने देख सकते हो, लेकिन वो हकीकत में कभी नहीं बदल सकते हैं। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमें हमारे सपनों को रियल में बिल्कुल देखना है, रियल करना है उनको, तो हमें उठना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा। मन नहीं हो तो भी करना पड़ेगा। अगर हमारा स्टडी में मन नहीं लग रहा है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, कोई बात नहीं, उस स्टडी को वहीं छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जैसे हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, उसके थोड़ी देर बाद हमें खुद ही एनालाइज़ हो जाएगा कि हाँ यार, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है और ये टाइम वेस्ट मेरे लिए गलत है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और सिलेबस है बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम मेरे नियर है, तो इसके लिए मुझे प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा। सो ये आपको जो अफ़सोस होगा ना, रिग्रेट होगा, वो आपको ऑटोमेटिक स्टडी में मोटिवेशन भी दे देगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू भी करवा देगा। सो आप ये टिप्स ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको सक्सेस के कुछ डायलॉग बोलना चाहूँगी या बताना चाहूँगी, जो आप अपने आप से कहोगे तो आपको लगेगा, मोटिवेशन फील होगा। सो उसके लिए आप खुद ही से बोल सकते हो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ विथ मी, आई एम ए विनर, टुडे इज़ माई डे। आप ये सब खुद के लिए यूज़ करके अपने आप का मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। मोटिवेशन तो हर लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के स्लॉट में मैंने अपनी आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट किया, अपनी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट किया, अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज़ किया। इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद मैंने अपने स्पेक्ट्रम के नोट्स थे उनको भी रिवाइज़ किया, बिकॉज स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा मोटी बुक है तो उसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है प्रिम्बल, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि मैंने पढ़ी, तो उसको तो रिवीजन ज़रूरी है ही है। इसके बाद मैंने कुछ टिप्स आपसे शेयर की और ये मोटिवेशन थॉट्स हैं जो कि मैंने शेयर किया। और उसके बाद मैंने अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज़ किया। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने कहा भी मेरे ब्लॉग में कि एक एनसीईआरटी को मैं डेली अपने साथ लेकर ही चलूँगी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उसको लेके चलते चलते जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, वोकेबलरी मुझे अपनी इम्प्रूव करनी थी, अपनी राइटिंग स्किल्स को मुझे इम्प्रूव करना था, आंसर राइटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी थी, अपने स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है, रीडिंग एंड रिविज़न टू मेक ऑलराउंडर। सो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारी एजुकेशन को लेके कि हमारे स्किल्स और हमारी पर्सनैलिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो जाए। सो इसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ हार्ड वर्क के साथ साथ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट वर्क भी हमें करना ही करना पड़ता है। सो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इसके साथ मैंने कुछ मोटिवेशन वर्ड्स अपने लिए लिख रखे हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला वर्ड तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन आज के टाइम में आप खुद देख पा रहे होंगे, बहुत से
मतलब पुअर चिल्ड्रंस होते हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। सो हम अपने आप में बहुत लक्की हैं कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं। हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं। सो हम गॉड से अच्छे से दुआ मांगते, प्रे करते कि थैंक यू गॉड, आपने हमें ये पढ़ने का मौका दिया, जीवन में कुछ करने का मौका दिया। सो इस मौके का फ़ायदा भी हमें उठाना ही पड़ेगा ना। सो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए एजुकेशन मेरे लिए तो बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, वैसे तो बहुत से बच्चों को इसमें होता है, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन होता है संकल्प। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। अपॉर्चुनिटीज़, अवसर हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कम होते हैं, तो जो भी अवसर मिल रहा है ना हमें, उसको अच्छे से गेन करो। सो ये मेरी एनसीईआरटी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको सीसेट की बुक दिखाती हूँ। तो ये सीसेट की बुक है 2021 से 2011 तक के, इसमें क्वेश्चन पेपर से 5 क्रैक सेट इसमें अवेलेबल है। सो ये बुक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस बुक में ये हेडिंग है। इसके बाद ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये देख रहे हो आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, और एनालाइज इसमें करने के लिए बेस्ट वे है। प्रैक्टिस सेट इसमें अवेलेबल है। तार्किक अभियोक्ता विश्लेषणात्मक वो है, इंग्लिश में भी इसकी भाषा अब वो अवेलेबल है। सो ये बुक बहुत ही बेस्ट लगी। आई नो बहुत मोटी है, बट हमारे सीसेट को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये मुझे बेस्ट लगी। सो ये मैंने अभी परचेज़ की थी। सो अब ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें सब कुछ टॉपिक अवेलेबल है। प्रीलिम्स में सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज सीसेट के पेपर में नेगेटिव मार्केटिंग होती है। सो इसे क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और तो अभी तो 2023 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया, तो उस पैटर्न को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें हमारे हर एक टॉपिक पे अच्छे से काम करना होगा ना, और उसके लिए हमें अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो सीसेट और जो जीएस के सभी क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।